इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो मेथड होता है, यहां से आपके पास बेटा 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सीबीएसई 2023 में आपके पास एक सवाल आया था डिटर्मिनेंट के ऊपर कि आपके पास इक्वेशन है और आपको इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव करना है। एंड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की जो आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीयूईटी इन एग्जाम्स में इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। 3x3 की कोई मैट्रिक्स होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम एक मेथड को पढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सपेंशन मेथड। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है जिसको हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। क्लियर? अब एक सवाल है, कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द मैट्रिक्स A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके ऊपर सवाल कैसे पूछे जाते हैं? डिटर्मिनेंट्स के ऊपर तमाम तरीकों के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक बहुत बेसिक सा सवाल है, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे आप लोग? मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के कंप्लीट वन शॉट की, यानी कि इस चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज के इस लेक्चर में खत्म कर रहे होंगे। यानी कि आज के सेशन के बाद आपको डिटर्मिनेंट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट तरीके से समझ आ जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं। जनरली बच्चा क्या है ना, डिटर्मिनेंट चैप्टर को इग्नोर करता है, उसे लगता है बहुत सस्ता मस्ता चैप्टर है। लेकिन अगर मैं इस चैप्टर की वेटेज की बात करूं तो लगभग 6 से 7 मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है। अगर आप सीबीएसई का सैंपल पेपर अभी जो सीबीएसई ने कुछ दिन पहले ही रिलीज किया था उसको देखोगे तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं। 80 में से 7 मार्क्स के क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर से, तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये आपके फाइनल बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है जी। डिटर्मिनेंट्स चैप्टर से पहले आपके पास बेटा एक मैट्रिसेस नाम का एक चैप्टर आता है। तो अगर आपने अभी तक उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले उस चैप्टर को पढ़ना, वरना ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। डिटर्मिनेंट्स को समझने के लिए आपको मैट्रिसेस की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, मैट्रिक्स होता क्या है, तब जाके आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो मेक श्योर मैट्रिसेस आपको आनी चाहिए एंड आई होप शायद मैट्रिसेस मोस्ट ऑफ द बच्चों को आती भी है। अगर बेटा मैं इस चैप्टर की टॉपिक की बात करूं तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स को समझेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर माइनस कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो मेथड होता है, यहां से आपके पास बेटा 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का या केस स्टडी क्वेश्चन बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन लोग जरूर डिस्कस करेंगे। एंड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की जो आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीयूईटी इन एग्जाम्स में इन प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो वो भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। यानी कि पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा आज का ये लेक्चर आप लोगों का डिटर्मिनेंट्स के लिए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर अगर आप बोर्ड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ठीक है जी, चलो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट्स की, डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट बेटा एक नंबर होता है जो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। मतलब आपके पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको मैंने सॉल्व किया किसी तरीके से और एक नंबर निकाल लिया, तो उस एक नंबर को उसका डिटर्मिनेंट बोला जाता है। अब वो निकालते कैसे हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि आप डिटर्मिनेंट बेटा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का निकाल सकते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो बेटा अपने पास जो डिटर्मिनेंट है ना, वो हमें 1x1, 2x2 और 3x3 की मैट्रिक्स का पढ़ना है। 4x4 का भी आप निकाल सकते हो, 5x5 का भी निकाल सकते हो, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। 1x1 की कोई मैट्रिक्स है, जैसे मान लो ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक एलिमेंट है -4। अब अगर मुझे उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है ऐसा। बहुत सारे बच्चे इसको समझते हैं मॉडुलस है, मॉडुलस नहीं है बेटा, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। तो मुझे क्या करना है, -4 का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बेटा -4 अगर कोई सिंगुलर मतलब सिर्फ एक मैट्रिक्स है, मतलब 1x1 की कोई मैट्रिक्स है आपके पास, तो उसके अंदर जो एलिमेंट होता है वही उसका डिटर्मिनेंट हो जाता है। उसके अंदर जो नंबर है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वही उसका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। मान लो 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये B है, 2x2 की मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ऐसे दो डंडों से डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अब निकालते कैसे 2x2 की मैट्रिक्स को? जैसे ये 1 है, 1 के क्रॉस में क्या है बेटा 4, तो
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा 4, फिर क्या है बेटा 2, 2 के क्रॉस में क्या है बेटा 3, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 और बीच में माइनस का साइन, तो -2 इसका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। -2 क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपके पास 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम एक मेथड को पढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड में क्या होता है कि आप अपने इस मैट्रिक्स को, इस डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दो, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग आप अपने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर दो। लेकिन उससे पहले आपको एक साइन कन्वेंशंस पढ़ने हैं। अगर बेटा मैं इनके साइन की बात करूं तो यहां पे पॉजिटिव साइन होता है, फिर नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव के बाद बेटा फिर नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है, फिर नेगेटिव आता है, नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव आता है, फिर नेगेटिव आता है और फिर पॉजिटिव आता है। अब सबसे पहला सवाल, ये साइन मिले कहां से, इसके लिए एक लंबी कहानी है, कोफैक्टर्स में आपको समझाऊंगा। लेकिन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं ये कर रहा हूं बेटा, अगर मैं इसे रो वन के अलोंग मैं इसको क्या कर रहा हूं, एक्सपैंड कर रहा हूं। कैसे एक्सपैंड करते हैं, कैसे डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको रो 1 के एलिमेंट्स के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूं। रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है बेटा, रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है बेटा 1, रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है 1। तो ये 1 जो है 1 किस में आ रहा है बेटा, 1 की रो क्या है ये है, 1 का कॉलम क्या है ये है, 1 की रो क्या है ये है, 1 का कॉलम क्या है ये है। तो सबसे पहले तो मैं क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा, फिर बेटा 1 का रो क्या है, 1 का रो क्या है ये है और 1 का कॉलम क्या है ये। तो इस रो और कॉलम के जितने भी एलिमेंट है, इस रो और कॉलम के जितने भी एलिमेंट है, इस रो और कॉलम के जितने भी एलिमेंट है, इस रो और कॉलम के जितने भी एलिमेंट है, उनको छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए, उनको छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए 1 3 4 1 1 3 4 1, बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। फिर बेटा अगला एलिमेंट कौन सा है, अगला एलिमेंट है 2। रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं ना, तो अगला एलिमेंट कौन सा है 2। 2 के अलोंग जो भी रो और जो भी कॉलम है, 2 के अलोंग जो भी रो और जो भी कॉलम है, 2 के अलोंग जो भी रो और जो भी कॉलम है, आप उसको छोड़ के सबसे पहले क्या करोगे 2 लिखोगे। 2 के साथ कैसा साइन था, नेगेटिव साइन था, उसको लिखा। अब 2 को उसको छोड़ के 2 के अलोंग जो भी रो और कॉलम है, 2 के अलोंग जो भी रो और कॉलम है उसको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए 2 3 1 1 उनको लिख लो। जैसे 2 3 1 1 ये लिख लिया। प्लस अगर मैं बात करूं बेटा अगले एलिमेंट की, अगला एलिमेंट क्या है 1। हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो रो 1 के सारे एलिमेंट्स लिखोगे। जैसे 1 लिख दिया, फिर 2 लिखा, 2 के साथ नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि इसकी वजह से। अब अगला एलिमेंट कौन सा है 1, तो 1 का साइन क्या है पॉजिटिव। अब 1 के एलिमेंट्स आप कैसे लिखोगे, 1 के अलोंग 1 का रो और कॉलम, जिस रो और कॉलम का ये पार्ट है, उसको छोड़ के जो एलिमेंट बच गए 2 1 1 4, कौन से एलिमेंट्स बच गए 2 1 1 4, तो इन एलिमेंट्स को लिख लो। अब इसको सॉल्व कर लो। बस कैसे सॉल्व करोगे, देखो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आपने निकालना सीखा था कैसे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, ये बाहर वाला 1 एज इट इज, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 1, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा 12। ठीक है जी, -2 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा -3, प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा 8, -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। तो ये अपने पास हो जाएगा -11 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, है ना। -1 इंटू -2 प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस ये 8 में से 1 गए 7। ठीक है, तो 7 और 2 9, -11 प्लस 9 यानी कि -2 क्या हो जाएगा, इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर हो जाएगा।
इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास -2 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? थोड़ी सी सर्दी लग गई है दोस्तों, ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट अगर 1x1 का है, 2x2 का है, 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालना है, इस तरीके से आप लोग इसका डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते हो। क्लियर? चलो अब अगर मैं आगे कुछ और बात बताऊं कुछ अगर बेटा किसी दिन आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। और वो सभी मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट बेटा 0 के बराबर नहीं होता है, उन मैट्रिक्स को बोला जाता है बेटा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? अच्छा, फिर उसके बाद बेटा हमने मैट्रिसेस में मान लो जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये कौन सी 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। मान लो मैं इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। मैं क्या चाहता हूं? इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। तो हम लोगों ने पढ़ा था 2 जो है सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, और फिर 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, और 3 4 और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8। ये हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट है बेटा, कोई डिटर्मिनेंट है ये 1 3 2 4, और इससे अगर मैं किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो बेटा या तो ये 2 किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या तो किसी एक कॉलम से। तो अगर मैं किसी एक रो से ऊपर वाली रो को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4, नीचे वाली से इसके एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होंगे। नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो एक और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बनती है जिसको हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। क्लियर? लेकिन ये क्या है? ये एक डिटर्मिनेंट का बेसिक है आप लोगों के पास। ठीक है, अब इसके ऊपर सवाल कैसे पूछे जाते हैं? डिटर्मिनेंट्स के ऊपर तमाम तरीकों के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक बहुत बेसिक सा सवाल है ये, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है और आपको बोला क्या गया है कि 3 × a का डिटर्मिनेंट निकालो और 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो। यानी कि सबसे पहले तो भैया इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। 3 × a, 3 × a एक मैट्रिक्स है ना। 3 × a का मतलब क्या है? एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या है? 3 इसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 0, क्योंकि मैट्रिक्स से देखो 3 × a का मतलब क्या है कि 3 को मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और 3 × डिटर्मिनेंट ऑफ a का मतलब क्या है? 3 को a के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 3 इसके सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, इससे मल्टीप्लाई होगा 3, इससे मल्टीप्लाई होगा 6, 0 0, और ये हो जाएगा 12। ठीक है जी, ये हो जाएगा। तो ये अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? मान लो मैं रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करना चाहता हूं, रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करना चाहता हूं। तो अब ध्यान से देखना, मैं बार बार इसको ऐसे नहीं लिखूंगा। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं 3 को देखूंगा, 3 के अलावा जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए हैं अब उनको देखूंगा। सबसे पहले 3 को लिखा जाएगा। फिर बेटा आपके पास क्या है? अच्छा, मैं क्या निकालना चाहता हूं? 3a का डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूं। इसका डिटर्मिनेंट कैसे? सबसे पहले ये वाला एलिमेंट लिखेंगे 3, उसके अलावा ये जिस रो और कॉलम का पार्ट होगा, 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 उसको छोड़ के 12 3 36, 12 3 36 -6 × 0 कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा। फिर बेटा मैं अपना दूसरा वाला एलिमेंट लिखूंगा 0 -0, 0 से मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूं 0 ही आएगा। तो इसके अंदर के एलिमेंट्स वैसे आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 × 0 0, और ये इसके अंदर भी क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है। फिर बेटा मैं अपना अगला एलिमेंट क्या है मेरे पास? +3। 3 जिस रो और कॉलम का पार्ट है, इस रो और कॉलम का पार्ट है, इस रो और कॉलम का पार्ट है। 0 × 3 0, 3 × 0 0, तो इसके अंदर भी क्या आएगा आपके पास? 3 × 0 आ रहा है। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 108, बाकी तो 0 है, ये 0 हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास कितना? 108। अब बेटा अगर मैं 27 × डिटर्मिनेंट a, यानी कि ये जो मेरी a मैट्रिक्स थी, इस a मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं,
इस ए मैट्रिक्स का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूं तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 लिखा और 1 के अलोंग जो एलिमेंट्स हैं उनको हटाया। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपके पास 4, माइनस 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। फिर बेटा माइनस 0, 0 के अलोंग जो एलिमेंट्स है इसको मिटाओ, 0 के अलोंग जो रो और कॉलम है, 0 के अलोंग जो रो और कॉलम है उसको हटाओ। 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस अगला एलिमेंट कौन सा है 1, अगला एलिमेंट कौन सा है 1, अगला एलिमेंट कौन सा है 1, तो 1 के अलोंग जो रो और कॉलम है, 1 के अलोंग जो रो और कॉलम है उसको हटाओ, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, तो ये 0 माइनस 0, यहां पे भी 0। तो बेटा ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कितना हो जाएगा आपके पास 4, बाकी आगे 0 0 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब बेटा मेरे पास यहां पे क्या है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो 27 से अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 4 जा 28 का 8, 2 कैरी 4 2 जा 8 और 9 10, तो यहां पे भी 108 आ गया और यहां पे भी 108 आ गया। तो क्लियरली मुझे पता चल गया कि 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी। तो ऐसे सवाल आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्लियर, ठीक है। अब जैसे सीबीएसई 2013 में आपके पास ये सवाल पूछा गया, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अगर इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट बराबर है तो। अब देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, 2 क्रॉस 2 का, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, किसका, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये बराबर हो जाएगा किसका, 4 इंटू 3 12, माइनस 1 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा -1। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा बेटा x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x, है ना, 2 इंटू एक्स 2x, फिर 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x हो जाएगा, फिर 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा +2, ये फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट के उस पार देखो, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 3 कितना हो जाएगा -3x, माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 4x हो जाएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन है उसकी वजह से अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4x, और ये 3 के आगे पॉजिटिव था तो नेगेटिव, 12 प्लस 1 13। जो कट रहा है कैंसिल करो, ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, तो ये 2 कट रहे, 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा 13, तो 7x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा 14, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 से कट करोगे 2 आ जाएगा। बहुत सिंपल 1 मार्कर क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आते हैं 2, ठीक है जी। अच्छा अब एक सवाल है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द मैट्रिक्स A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। A कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ा है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0, तो 8 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 8 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 7 इंटू दिस 7 इंटू 3 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। 8 प्लस 8x माइनस 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस 7x इक्वल्स टू 0। 8 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 15x, और 21 में से अगर 8 गया तो कितना बचेगा आपके पास, है ना, तो ये आपके पास शायद 13 बच जाता है ना, 13 नहीं 14 बच जाएगा, है ना, 21 से अगर 8 गया तो 0, तो 15x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 14, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 14 अपॉन में 15, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, चलो जी 13 अपॉन में 15, अरे अच्छा 8 है, मुझे लगा 7 है, तो ये यहाँ पे 13 आ जाएगा, मुझे लगा 7 माइनस कर रहे, 13 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, और ये कितना हो जाएगा 15x इज इक्वल्स टू 13, और ये हो जाएगा 13 अपॉन में 15, मुझे लगा 7 माइनस कर रहे हैं, ठीक है 7x भी था ना वहाँ पे, तो ऐसे कर लोगे, बहुत सिंपल।
अब सीबीएसई 2023 में आपके पास एक सवाल आया था डिटर्मिनेंट के ऊपर कि आपके पास ये क्वेश्चन है और आपको इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव करना है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब है कि इसमें जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा उसमें थीटा नहीं होगा, उसमें थीटा नहीं होगा। तो निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट कैसे? अगर बेटा मैं इस रो के अलोंग, R1 के अलोंग एक्सपैंड करूंगा तो सबसे पहले x लिखूंगा। x किससे मल्टीप्लाई होगा? माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -1। ये हो गया। फिर बेटा मैं अपना दूसरा एलिमेंट लिखूंगा, कौन सा? साइन थीटा। ये वाला एलिमेंट लिखूंगा, इसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है ना, तो इसके हटा दिए मैंने। तो क्या बचे आपके पास? माइनस साइन थीटा इंटू एक्स, यानी कि माइनस एक्स साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। ये भी हो गया। फिर आखिरी में अगर मैं अपना एलिमेंट लिखूंगा कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किस रो और कॉलम के अलोंग आ रहा है? माइनस साइन थीटा इंटू 1 कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा और माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा, माइनस एक्स इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा? प्लस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके पास। और अब अगर आप अपना ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस एक्स की पावर 3। x इंटू -1 कितना हो जाएगा? माइनस एक्स। और ऐसे ही ये बेटा आपके पास कितना हो जाएगा? अंदर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं तो प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा और ध्यान से देखूं तो कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। एक्स की क्यूब एज इट इज, माइनस एक्स एज इट इज प्लस, अगर मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को देखूं, दोनों से एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या बचेगा? प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गए। अब अगर मैं इसको थोड़ा और आगे चल के देखूं तो माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है? 1, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो माइनस एक्स की पावर 3। ये आपका फाइनल आंसर बच जाएगा। और आप अपने इस डिटर्मिनेंट में देख सकते हो थीटा नहीं है, थीटा नहीं है इसमें, कहीं पे थीटा दिख रहा है? थीटा तो सारा हट गया। तो आपने प्रूफ कर दिया दिस का डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा नहीं है उसमें। क्लियर? चलो एक और बहुत प्यारा सा सवाल डिटर्मिनेंट के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट दिया है, आपको बोला गया है क्या कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है दोस्तों। डिटर्मिनेंट को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, ट्राइंगल जैसा, है ना। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर होना चाहिए और 4 से छोटा या 4 के बराबर होना चाहिए। कैसे करोगे? सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो। कैसे निकालोगे बेटा? इस रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हो, रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हो, तो 1 लिखा मैंने, फिर 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना भैया, ये माइनस था ना, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बेटा ये साइन थीटा लिखोगे, इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, इसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसके अलोंग अगर मैं एक्सपैंड करूंगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 कितना है? माइनस साइन थीटा, माइनस का साइन, फिर साइन थीटा इंटू -1 तो ये भी कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। क्लियर? ठीक है। फिर बेटा अगर मैं बात करूं आखिरी वाले की, +1 +1 +1, तो इसके अलोंग अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा आपके पास? -1। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा और देखूं तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? 1 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस, एक काम करते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, ये माइनस साइन थीटा एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन थीटा एज इट इज रहेगा, ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा +1 माइनस माइनस +1। क्लियर? अब ध्यान से देखना क्या चीज हुई है। देखो
माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा बेटा। ये माइनस साइन थीटा जो है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से, और आगे वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये भी एज इट इज रहेगा। अब बेटा ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा बेटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ये अपने पास 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है बेटा, ये डिटर्मिनेंट है। ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट है, इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिटर्मिनेंट है। अब ध्यान से देखना बेटा, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है ना। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन -1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा 1। तो हमेशा याद रखना बेटा, कभी अगर ऐसी इनइक्वालिटी होती है कि कोई नंबर है x, वो ग्रेटर देन इक्वल टू है कोई दूसरे नंबर b से, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, तो बेटा ये जो माइनस वाला है इसका स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 0 हो जाएगा। मतलब इसका स्क्वायर 0 नहीं होता है, बट आपको पता है -a का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, ये आपके पास ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। बट हमारे पास पॉजिटिव नंबर थोड़ी ना लेना हमें, है ना। उसने बोला है -1 का स्क्वायर, तो ये यहां पे बस इसको 0 बना देगा। ये चीज आप समझ लेना, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को आपने 11th में भी शायद सॉल्व की होगी ऐसी, ठीक है। उसके बाद बेटा अब मैं क्या करूंगा, अपने इस फंक्शन को ऐसा बनाऊंगा। मेरे पास क्या है 1, तीनों साइड अगर मैं 1 ऐड कर दूं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब क्या है, मैं अपने इस पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहां पे क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4। अब ये जो मेरा ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट ही तो है। तो हमने प्रूव कर दिया कि मेरा जो डिटर्मिनेंट आया है इस फंक्शन का वो 2 या 2 के बराबर होगा, लेकिन 4 या 4 से छोटा होगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 2 मार्कर क्वेश्चन ये आपके पास आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है जी। चलो फिर अगर हम आगे बढ़े तो अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखना है, ठीक है जी। किसी भी डिटर्मिनेंट का किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो आप, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो मान लो आपको 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है किसी पॉइंट किसी प्लेन में, 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब अगर मैं इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करूंगा तो एक ट्राइंगल बनेगा। उस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहता हूं। एरिया कैसे निकलेगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाता है क्या, हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 ऐसे लिख लो। और ये क्या है, इसका मॉडुलस इसलिए लगाया क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा। डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कभी अगर नेगेटिव आ जाए आंसर तो मॉडुलस लगा के उसको पॉजिटिव बनाया जाता है, इसलिए मॉडुलस लगाया गया है, ठीक है जी। अच्छा, फिर बात करते हैं बेटा कि अगर मान लो आपके पास ये 3 पॉइंट्स है और तीनों के तीनों कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की हेल्प से अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले फॉर्मूले से आप करोगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास तीनों ट्राइंगल्स कोलिनियर हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रही है, ट्राइंगल बन नहीं रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 0। पहले ये वाला पॉइंट यहां पे था ऐसे, अब अगर ये वाला पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है तो एरिया क्या है इसका, मतलब इसका 0 हो जाएगा। क्लियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन क्या होती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वो हमेशा आपको क्या दे देता है, 0 दे देता है। ऐसे ही इसके ऊपर ना वो एक और सवाल पूछता है, इक्वेशन ऑफ लाइन। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, आपको इस लाइन के 2 पॉइंट्स दे दिए x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट्स गिवन दे देगा।
आपको इस लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो इसके ऊपर आपने एक और पॉइंट ले लिया x, y, तो सेम यही कंडीशन, क्योंकि यहां पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सेम यही कंडीशन लगा के आपको लाइन की इक्वेशन भी फॉर्म करनी आनी चाहिए। अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर आपको क्वेश्चन करके चीजें ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगी। कोफैक्टर्स और माइनस बाद में करेंगे, लेकिन पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर सवालों को समझो। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। आपके पास बेटा एक ट्राइंगल है, आपको उसकी वर्टिसेस दी गई है, पहली वर्टेक्स क्या है बेटा 5,4, पहली वर्टेक्स क्या है बेटा 5,4, दूसरी क्या है बेटा -2,4 और तीसरी वर्टेक्स क्या है बेटा 2,-6। ये 3 वर्टिसेस दे रखी है। अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे, आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, मॉडुलस ऑफ हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट। पहला वाला क्या है, मॉडुलस है, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या है x1 कितना है 5, x2 कितना है -2 और x3 कितना है +2, 5 - 2 +2। फिर y1 4 और -6, 4 और -6 और एंड में 1 और 1 ऐसे, और फिर ये मॉडुलस। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्या दिक्कत है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, ये मॉडुलस एज इट इज रहेगा हाफ इंटू डिटर्मिनेंट। कैसे निकालोगे, इस रो के अलोंग अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो इसके अंदर आने वाले सभी एलिमेंट, को आप हटा दो, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा 4 और 6 × माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 4 और माइनस पहले से 1 × -6 कितना हो जाएगा -6। ठीक है जी। फिर बेटा ये 4 लिखोगे, 4 के साथ नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा ये 5 तो लिखा ही नहीं ना, 5 × 4 -6 ये हो जाएगा। फिर ये वाला 4 लिखोगे माइनस साइन के साथ। फिर इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बेटा, तो ये इस रो और कॉलम का पार्ट है, तो -2 × 1 कितना हो जाएगा -2, -2 × 1 कितना हो जाएगा -2 और 1 × 2 कितना हो जाएगा -2। ठीक है जी। फिर +1, आखिरी में आपके पास क्या है, आखिरी में आपके पास क्या है 1, तो 1 के अलोंग -2 × -6 कितना हो जाएगा 12, -2 × -6 कितना हो जाएगा 12, -4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, हाफ इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, है ना। 50 -4 इंटू -4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +1 इंटू 12 में से ये गए 4। ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लो, हाफ इंटू 50 + 16 + 4 यानी कि हाफ इंटू 70, और 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो 35 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, एरिया का यूनिट हमेशा, एरिया का यूनिट जो होगा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर यूनिट में आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है, स्क्वायर यूनिट 35 स्क्वायर। ठीक है, चलो अब क्या कहते हैं कि आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकालो अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो। अब कोलिनियर कब होते हैं, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो 0 हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3, x2 कितना है लैम्डा, x3 कितना है 0, y1 -3, y2 -1 और y3 कितना है 4 है, 1 1 1। ठीक है, ये 0 के इक्वल है। हाफ को उधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं, ये हाफ अगर उधर भेजोगे मल्टीप्लाई में ना, इधर उधर जाके 0 हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो -1 × 1 कितना हो जाएगा -1, 4 × 1 कितना हो जाएगा -4, -3। देखो मैं रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहा हूं, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला नंबर -3, और लेकिन इसके ऊपर कैसा साइन आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव वाला साइन भी तो लिखना पड़ेगा। ये मैंने लिख दिया। तो -3 इंटू, अब ये रो
और कॉलम लैम्डा इंटू 1 कितना हो जाएगा लैम्डा, और 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा माइनस 0, फिर प्लस 1 आखिरी में। तो इसके अलॉन्ग जो रो और कॉलम है लैम्डा इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 लैम्डा, और 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा -0, और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस 3 लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा +4 लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 7 लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो 7 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10/7, 10/7, ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। क्लियर। तो बहुत बेसिक से सवाल है इस चैप्टर के ऊपर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। उनमें एक और सवाल है आपके पास ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसमें आपके पास सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। सभी इक्वेशन ऑफ लाइन, कोलिनियरिटी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सब कुछ पूछ लेगा वो आपसे। पहले सवाल समझो क्या कहते हैं। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। आपके पास बेटा एक लाइन है, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, लाइन बाद में है, पहले 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स है बेटा, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बेटा बी, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 1,3 और बी के कोऑर्डिनेट्स है बेटा आपके पास 0,0, 0,0। कह रहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से आपको इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। 2 पॉइंट गिवन है। मान लो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहां पे कोई पॉइंट है आपके पास x, y। मान लो यहां पे कोई पॉइंट है आपके पास x, y, ठीक है, कोई पॉइंट है x, y। अब बेटा अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को देखूं तो तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स का डिटर्मिनेंट फॉर्म करूं, अगर मैं इनका डिटर्मिनेंट बनाऊं 1x, और तीसरा पॉइंट क्या है 0, फिर क्या है बेटा 3y 0 1 1 1, इनका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करूं तो वो डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा 0 के। क्यों? क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक लाइन में आते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वही होते ना जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। तो इनका डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं तो रो 1 के अलाउंग अगर मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूं तो इस रो को हटाओ, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू 1 कितना हो जाएगा y -0, फिर 3 लिखोगे माइनस साइन के साथ क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। ये रो हटाओगे x इंटू 1 कितना हो जाएगा x, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, फिर 1 0 इंटू एक्स 0 0 -0, ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा y -3x इज इक्वल्स टू 0, है ना। y -3x इज इक्वल्स टू 0, या फिर इसको इधर भेज दो तो 3x - y इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इस लाइन की इक्वेशन बन गई, ये आपके पास इस लाइन की इक्वेशन बन गई 3x - y इक्वल्स टू 0। सिंपल इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमने बनाना समझ लिया कि कैसे आप किसी लाइन की इक्वेशन बना सकते हो डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से, डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से। अब बेटा आपके पास उसने आगे भी इस सवाल में एक और चीज बोली है। उसने क्या बोला है कि यार ये जो 2 पॉइंट्स थे a और b, है ना, फाइंड k इफ d इज k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट। कह रहे हैं कि a के जो पॉइंट है आपके पास, a के जो पॉइंट है वो आपके पास है 1,3, b के जो पॉइंट है आपके पास वो है बेटा आपके पास क्या, वो है आपके पास 0,0, और d के जो पॉइंट्स है, d के जो पॉइंट्स है वो क्या है k, 0, वो क्या है k, 0 है, वो क्या है k, 0 है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया आपको दिया गया है, कह रहे हैं कि एरिया आपको दिया गया है 3 स्क्वायर यूनिट, इस ट्राइंगल का एरिया कितना है 3 स्क्वायर यूनिट है, 3 स्क्वायर यूनिट है। तो आपको क्या करना है बेटा, k की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा k की वैल्यू कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD ये आपको दिया गया है कितना 3 स्क्वायर यूनिट। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? मॉडुलस। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? मॉडुलस ऑफ हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट किसका? k, x1 x2
और x3 0, y1 कितना है 0, y2 कितना है 3 और y3 कितना है 0 और 1 1 1, फिर मॉडुलस इज इक्वल्स टू 3। ये है। अब सबसे पहला काम आपका क्या है, इस मॉडुलस को हटाना। देखो एक और चीज को समझो, मान लो अगर आपके पास है बेटा x का मॉडुलस a के बराबर है, x का मॉडुलस a के बराबर है, तो अगर मैं इस मॉडुलस को हटाना चाहता हूं x से, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस a। x का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस a। अगर x का मॉडुलस a के बराबर है तो x की वैल्यू क्या है प्लस माइनस a, क्योंकि बेटा अगर x की जगह पे मैं पॉजिटिव a रखूंगा तो भी मेरा आंसर पॉजिटिव a आएगा, x की जगह पे नेगेटिव a का मॉडुलस रखूंगा तो भी उसका आंसर क्या होगा पॉजिटिव a। तो x की वैल्यू पॉजिटिव a भी है नेगेटिव a भी है। तो वैसे ही जैसे ही मैं यहां से ये मॉडुलस हटाऊंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा क्या हाफ एज इट इज, ये डिटर्मिनेंट k1 0 0 3 0 1 1 1 और ये डिटर्मिनेंट और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3, क्योंकि मैंने मॉडुलस हटा दिया। 2 को उधर भेजूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास k1 0 है ना 0 3 0 1 1 1 और ये अगर उधर जाएगा 2 तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 ठीक है जी, प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अच्छा अब अपने पास क्या है, अब अपने पास क्या है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करो, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, माइनस 0 इंटू कितना हो जाएगा ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, फिर इसके अलॉन्ग प्लस 1 और कितना लिखोगे 0 माइनस 0 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बेटा, ये आपके पास बच जाएगा कितना 3 इंटू के 3k फिर माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। तो यानी कि 3k की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 6 है ना, 3k की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 6। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपके पास प्लस माइनस 2 आ जाएगी, k की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको अपने इन सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें थी आपके पास। अब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, विच इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, देखो हम हर एक टॉपिक के ऊपर सवालों को करते चल रहे हैं। जैसे हमने इंट्रोडक्शन किया है ना, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट्स किया, फिर उसके ऊपर हमने 4 से 5 सवाल किए। एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे, 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, वो तीनों कर लिए। अब हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ेंगे, फिर एडजॉइंट और इनवर्स। इन तीनों टॉपिक्स को हम एक साथ पढ़ रहे होंगे, एक साथ पढ़ रहे होंगे। एक सवाल करोगे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या कहता है ये माइनर्स कोफैक्टर्स, क्या कहता है माइनर्स कोफैक्टर्स, क्या कहता है माइनर्स कोफैक्टर्स, क्या होता है। देखो पहले हम माइनर्स पढ़ेंगे फिर कोफैक्टर्स। अगर मैं बात करूं बेटा माइनर्स की, तो यहां पे माइनर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि माइनर इज अ डिटर्मिनेंट या फिर अ नंबर विच इज एसोसिएटेड विद ईच एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब भैया समझ नहीं आया, समझ कैसे आएगा। जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है 2 क्रॉस 2 की, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है। तो माइनर क्या होता है, माइनर क्या होता है बेटा, सबसे पहले एक चीज को समझो। माइनर जो होता है हर एक एलिमेंट का होता है। जैसे अगर मैं निकालना चाहता हूं माइनर ऑफ कौन सा एलिमेंट A11, ये जो A11 है, इस एलिमेंट का अगर मुझे माइनर निकालना है तो मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, इसको रिप्रेजेंट करूंगा M11। मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का मुझे क्या निकालना, माइनर। तो बेटा इसको छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए हैं, बाकी के जो एलिमेंट्स बच गया है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। बचा क्या है 3, तो 3 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है 3। तो माइनर क्या है, हर एक एलिमेंट का डिटर्मिनेंट कहलाता है माइनर, हर एक एलिमेंट का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब मान लो मैं अगर निकालना चाहता हूं माइनर ऑफ A21 सेकेंड रो के
फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालूंगा? सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर, तो वो जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ के बाकी का जो एलिमेंट बच गया इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो 4 का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 4 का डिटर्मिनेंट 4 ही होता है, तो ये इसका माइनर हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसे ही बेटा 3x3 की एक मैट्रिक्स है। मैं क्या चाहता हूं? मैं निकालना चाहता हूं माइनर ऑफ 1, 1। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना चाहता हूं। कैसे निकालूंगा दोस्तों? कैसे निकालूंगा? इसको छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए हैं, बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए हैं कौन से? 1 - 2 2 4, 1 - 2 और 4, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो इसका डिटर्मिनेंट बहुत आसान है, 4 × 1 4 माइनस 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये कितना हो जाएगा? -4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। तो इसका जो माइनर है वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा मान लो मैं निकालना चाहता हूं सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट का माइनर निकालना चाहता हूं। सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट का माइनर निकालना चाहता हूं। सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट का माइनर निकालना चाहता हूं। सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट का माइनर निकालना चाहता हूं। तो इसको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट बच गए हैं, कौन से बच गए हैं? 1 - 1 -4 और 2 -4 ये इज इक्वल्स टू 2 माइनस -4 × -1 कितना हो जाएगा? +4। तो ये कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा मान लो मैं निकालना चाहता हूं माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम का अगर मैं माइनर निकालना चाहता हूं, थर्ड रो थर्ड कॉलम का अगर मैं माइनर निकालना चाहता हूं, थर्ड रो थर्ड कॉलम का अगर मैं माइनर निकालना चाहता हूं, थर्ड रो थर्ड कॉलम का अगर मैं माइनर निकालना चाहता हूं, थर्ड रो थर्ड कॉलम का अगर मैं माइनर निकालना चाहता हूं, तो आराम से निकाल सकता हूं। उसको छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए 1 2 -4 और 1, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4 × -2 कितना हो जाएगा? -8। तो 1 + 8 कितना हो जाएगा? 9। ये हमने क्या निकाल दिए? माइनर्स निकाल दिए। ठीक है जी। तो आप किसी भी रो के किसी भी एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर इजीली आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है जी। हर एक एलिमेंट का इसका अलग माइनर कोफैक्टर होगा, इसका अलग माइनर होगा, इसका अलग माइनर होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। अब बात सुनो, कोफैक्टर क्या होता है? देखो, कोफैक्टर अगर आप किसी भी रो का एलिमेंट का कोई भी कोफैक्टर निकालना चाहते हो किसी भी एलिमेंट का, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा -1 की पावर i + j इंटू माइनर ऑफ ij। अगर आपको ये बात समझ में आई तो चैट में लिख दो तारारारा। i और j यहां पे रोज और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब समझो, जैसे मान लो यही मैट्रिक्स है, मुझे क्या निकालना है? कोफैक्टर ऑफ 1 1। फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर। तो पहले मैं क्या करूंगा? -1 की पावर i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है, माइनर ऑफ 1 1। अब -1 की पावर क्या हो जाएगा? ये 2, -1 की पावर क्या हो जाएगा? 2 और माइनर ऑफ ij कितना है? 8। तो -1 की पावर 2 यानी कि +1। तो इसका माइनर का इसका कोफैक्टर जो है वो भी कितना है? 8 ही है। अगर मैं निकालना चाहता हूं बेटा कोफैक्टर ऑफ 2 3, तो मैं क्या करूंगा? -1 की पावर 2 + 3 और माइनर ऑफ 2 3। अब -1 की पावर 5 इंटू माइनर ऑफ 2 3 कितना है? -2। तो बेटा -1 की पावर 5 कितना हो जाएगा? -1 इंटू -2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? +2। ये कितना हो जाएगा आपके पास? +2। तो इस तरीके से आप लोग बेटा किसी भी रो का किसी भी कॉलम का माइनर कोफैक्टर, किसी भी एलिमेंट का बेसिकली माइनर और कोफैक्टर आप आसानी से निकाल सकते हो। अब आप एक चीज को समझो, देखो, जब आपके पास रो और कॉलम का सम एक
ऑड नंबर बन जाए या एक इवन नंबर बन जाए। देखो जब आपके पास रो और कॉलम का सम एक इवन नंबर है तो जो आपका माइनर था वही आपका कोफैक्टर है। लेकिन अगर रो और कॉलम का सम एक ऑड नंबर बन जाए तो जो आपका माइनर था कोफैक्टर क्या होगा, उसका ऑपोजिट साइन के साथ होगा। तो इसीलिए बेटा यहां पे रो और इसका जो हमने साइन पढ़ा था ना, साइन कन्वेंशन, यहां पे क्या था पॉजिटिव, यहां पे क्या था नेगेटिव। क्यों नेगेटिव था? क्योंकि देखो 1 + 1 तो क्या हो जाएगा 2, लेकिन 1 + 2 क्या हो जाएगा आपके पास 3, तो -1 की पावर क्या हो जाएगा यहां पे ऑड। तो जिस कारण से यहां पे साइन चेंज हो जाता था, जो हमने डिटर्मिनेंट में पढ़ा था, इसलिए वो साइन चेंज हो रहे थे। क्लियर है? तो माइनर्स क्या होते हैं, हर एक एलिमेंट का एक अलग माइनर निकाल सकते हो। कैसे? अभी बताया। कोफैक्टर क्या होता है, इस फॉर्मूले से कोफैक्टर निकाल लो। समझ गए? अगर रो और कॉलम का सम एक ऑड नंबर है तो जो भी माइनर होगा कोफैक्टर उसके ऑपोजिट होगा। क्लियर है? अब माइनर कोफैक्टर के ऊपर ना एक प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल आ जाता है। इसकी एक प्रॉपर्टी बता देता हूं पहले आपको, फिर हम एडजॉइंट इनवर्स वो सारी चीज भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी रो के कोफैक्टर को, किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, किसी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इन सबको ऐड कर दूं, तो जो भी आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। किसी रो के एलिमेंट को निकाला और अगली रो के, मतलब उस रो को छोड़ के, जैसे आपको पता है A11, उसके कोफैक्टर से नहीं, किसी और रो के कोफैक्टर से मैंने उसको मल्टीप्लाई किया, किसी और रो के कोफैक्टर से मैंने उसको मल्टीप्लाई किया और उनको ऐड कर दिया, तो वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है 0 के बराबर। मतलब क्या है इसका बहुत सिंपल सा मतलब है दोस्तों, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, कहां गया हमारा माइनर कोफैक्टर, यहां पे। जैसे मान लो मैं इस एलिमेंट के, मतलब इस रो के माइनर और कोफैक्टर को निकाला, तो मैं 1 को अगर इसी के कोफैक्टर से ऐड करूं, इसी का कोफैक्टर क्या है 8 है, इसी का कोफैक्टर क्या है 8 है, प्लस -4 इंटू इसका कोफैक्टर अगर मैं निकालूं तो वो क्या हो जाएगा बेटा 2 4 2 8। अच्छा इसका कोफैक्टर मैंने निकाला नहीं निकाला ना, वो कितना हो जाएगा आपके पास 8 और -2, 8 और -2 6, कितना हो जाएगा 6 नहीं -6 हो जाएगा। ठीक है जी। फिर +1 इंटू इसके कोफैक्टर से 4 और +1 5। ठीक है जी। इनको जब मैं ऐड करता हूं 24 और 5, तो जो भी आएगा वो डिटर्मिनेंट होगा, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। यानी कि इस रो के एलिमेंट को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा मेरा डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगा। लेकिन इसके एलिमेंट, इस रो के एलिमेंट को अगर मैं किसी और रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आ जाएगा। CUET जैसे एग्जाम में इस पे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेते हैं, जैसे रो के वो दे देगा, कोफैक्टर दे देगा और फिर वो डिटर्मिनेंट निकालने को बोल देगा, तो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है जी। चलो अब इसी के ऊपर हमें एडजॉइंट और इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी सीखना है। अब ये क्या चीज होती है ठीक है। देखो मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। मुझे क्या करना है, मुझे बेटा इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट और इनवर्स दो चीजें होती। एडजॉइंट क्या होता है बेटा, एडजॉइंट होता है कि जो आप कोफैक्टर्स निकालते हो उस कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दो। मतलब सर समझ नहीं आया, सबसे पहले मैं इसके कोफैक्टर्स निकालना चाहता हूं। कोफैक्टर्स हर एक एलिमेंट का निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूंगा तो ध्यान से देखो, इसके एलिमेंट को छोड़ के, इस एलिमेंट के रो और कॉलम को छोड़ के जो बच गए 1 × 4 4 और ये कितना हो जाएगा, उसको छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए हैं उनको आप कर दो। तो 1 × 4 कितना हो जाएगा 4 -2 × -2 कितना हो जाएगा
-4 हो जाएगा, है ना। और ये करोगे अगर आप सॉल्व तो ये आ जाएगा 8, तो ये आ गया। फिर अगर बेटा मैं C12 निकालूं फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 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 तो ये क्या हो जाएगा 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, -1 × -2 कितना हो जाएगा -2, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा। फिर बेटा अगर मैं फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, इसका कोफैक्टर निकालूं, इसका कोफैक्टर निकालूं, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट। अच्छा अभी मैंने इनके साइन नहीं चेंज किए, अभी मैंने इनके साइन चेंज नहीं किए, असल में ये माइनर निकाले हैं मैंने। असल में अगर आप मुझसे पूछोगे तो ये जो मैंने निकाले हैं माइनर निकाले हैं, माइनर्स निकल रही है ये। अगर आप मुझसे पूछोगे ये M11 M12 कोफैक्टर मैं बाद में निकालूंगा, है ना, पर मैं लिख कोफैक्टर रहा हूं, मैं लिख कोफैक्टर रहा हूं, मैं लिख कोफैक्टर रहा हूं, ठीक है। लिख क्यों रहा हूं, क्योंकि आगे चल के मुझे कोफैक्टर ही निकालने। तो अब इसको छोड़ के 2 × 2 4, 4 - 1, 2 × 2 4, 4 - 1, 4 - 1, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा ऐसे ही बेटा अगर मैं सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का निकालूं, तो सेकंड रो का जो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, -4 × 4 क्या हो जाएगा, -4 × 4 कितना हो जाएगा -16 और 4 दूनी 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा फिर उसके बाद बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम, 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 1 × 4 4 और 1 × 1 1, 1 × 4 4 और 1 × 1 1, तो ये हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 × 4 4 और 1 × 1 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, 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 1 × 2 2 और -4, तो ये कितना हो जाएगा 2 -4, तो ये हो जाएगा शायद 6। चेक कर लेना भाई एक बारी, मतलब ध्यान से चीज़ों को, है ना, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है जी। चलो अब उसके बाद बेटा मुझे क्या करना है, मुझे अपने आखिरी वाले थर्ड रो के कॉलम का वो भी निकालना है, तो यहाँ निकाल लें क्या इसको, चलो इसको यहाँ निकाल लें। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 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 तो -4 × 2 -2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ गया आपके पास 7। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 1 × -2 कितना हो जाएगा -2, 1 × -2 कितना हो जाएगा -2 और 2, तो ये कितना हो जाएगा -4। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम निकालोगे तो 1 - 8, 1 - 8, तो ये हो जाएगा आपके पास 9। तो इस तरीके से मैंने सभी कोफैक्टर्स को निकाल लिया, लेकिन अभी उनके साइन कन्वेंशंस नहीं हुए, अभी उनके साइन कन्वेंशंस नहीं हुए। तो देखो यहाँ पे रो और कॉलम का जो ये माइनर आए हैं, रो और कॉलम का जो सम है वो क्या है 2, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। रो और कॉलम का सम क्या है 3, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव। रो और कॉलम का सम चेंज नहीं हुआ है तो ये भी चेंज नहीं होगा, मतलब इवन है 4 इवन है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। रो और कॉलम का सम 3 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव। रो और कॉलम का सम 4 है तो साइन चेंज नहीं होगा। 5 है तो साइन चेंज हो जाएगा। 4 है तो साइन चेंज नहीं होगा। 5 है तो साइन चेंज हो जाएगा। 6 है तो साइन चेंज नहीं होगा। यानी कि अगर मैं कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाऊं, मैंने क्या बनाया, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाऊं, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाऊं, तो कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी आपके पास क्या
C11 यानी कि 8, C12 यानी कि -10 और C13 यानी कि 3, फिर C21 यानी कि कितना है ये आपके पास 18 और फिर 3 और फिर -6 और ये कितना है 7, 4 और 9, 7, 4 और 9। ये बन गई कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। अब अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालना चाहता हूं, एडजॉइंट निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स में पढ़ा था, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। 8 -10 और 3, 18, 3 और -6, 7, 4 और 9। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास एडजॉइंट। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, इसका एडजॉइंट आ गया। अब यहां से हमें बेटा इसका इनवर्स भी निकालना है। इनवर्स कैसे निकालोगे, तो देखो ए इनवर्स जो होता है उसका फॉर्मूला यहां पे लिखा गया है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मुझे क्या करना है, पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। अब डिटर्मिनेंट की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, या तो आप ट्रेडिशनल मेथड से डिटर्मिनेंट निकाल लो या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, A11 इंटू C1 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ऐसे भी निकाल सकते हो। 1 कितना है 1 और C11 कितना है 8, तो 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8। ये क्या है -4 इंटू -10 कितना हो जाएगा, -4 इंटू -10 कितना हो जाएगा, +40 हो जाएगा। और 13 कितना हो जाएगा आपके पास, A13 कितना है आपके पास 3 इंटू 1 कितना है 3, तो 48 प्लस 3 51 हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना है 1/51 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बेटा 8 -10 3 18 3 -6 7 4 और 9। ठीक है जी, तो ऐसे करके आप अपनी किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स निकाल सकते हो। इज दिस क्लियर? ठीक है, अच्छा अब बेटा आपके पास ना जनरली ऐसा सवाल, तो इसका जो यूज है एडजॉइंट और इनवर्स निकालने का जो यूज है वो आपके पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन कई बार आपके पास इनवर्स निकालने को बोलता है लेकिन विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला बोलता है। जैसे एक ये सवाल है, 2007 में एक सवाल आया था कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सबसे पहले इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो उसने क्या बोला कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, आप इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके, एक इक्वेशन दी गई है, लैम्डा की वैल्यू निकालो पहले और फिर ए इनवर्स निकालो। तो जब कभी भी ऐसा आ जाता है, हेंस फाइंड ए इनवर्स, एक इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है और उसके बाद ए इनवर्स को निकालना है, तो वहां पे फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो कैसे हम ए इनवर्स को निकालेंगे वो समझो, लेकिन सबसे पहले इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करो। इसके लिए आपको बेटा ए स्क्वायर चाहिए। ए स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, ये है आपके पास मैट्रिक्स 3 4 -2 -2 3 4 -2 -2 इंटू 3 4 -2 इंटू -2। ठीक है जी, अच्छा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 9 -8 1 हो जाएगा, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 -8 1 3 इंटू -2 -6 + 4 -6 + 4 है, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -2 -6 और +4 10, थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। 9 -8 -6 + 4, अच्छा -6 + 4 कितना हो जाएगा -2। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 12 12 -8 कितना हो जाएगा 4। फिर -8 और +4 -8 और +4 -4 के बराबर। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर। एक बार फिर से चेक कर देते हैं, 3 3 = 9 और -8 1 हो जाएगा, -6 + 4 -6 + 4 -2 8 × 12 12 -8 4 हो जाएगा, 12 -8 4 हो जाएगा, -8 + 4 -8
प्लस 4 -8 प्लस 4 -4 हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर आ गया। अब बेटा ये इक्वेशन क्या है आपके पास, कहता है ए स्क्वायर क्या है 1 4 -2 -4, ये ए स्क्वायर है इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए। लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा, ए को अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 लैम्डा -2 लैम्डा -2 लैम्डा इंटू 4 लैम्डा, मतलब इधर नीचे 4 लैम्डा -2 लैम्डा, ये हो जाएगा। और -2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 2 ये है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो ये जो भी है, जैसे ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसके बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा 1 -2 4 -4 एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा। इधर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3 लैम्डा -2 लैम्डा प्लस 0 4 लैम्डा एज इट इज -2 लैम्डा -2। ठीक है जी। अब आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग वो एलिमेंट बराबर है। तो 3 लैम्डा -2 इज इक्वल्स टू 1, तो 3 लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 3, तो लैम्डा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो आ गई है आपके पास 1। लैम्डा आपने निकाल लिया, लेकिन यहां पे हमारा काम लैम्डा निकालना नहीं था, यहां पे हमारा काम था बेटा क्या, हमें इस मैट्रिक्स में इनवर्स भी निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इनवर्स भी निकालना है। इनवर्स कैसे निकालना। अच्छा एक और चीज मैं बताना भूल गया, अगर आपको इस सेशन के नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना, सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। बाबू आपके पास इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ए -2 इंटू आई, ये इक्वेशन है। अगर मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करूं प्री मल्टीप्लीकेशन मतलब इधर से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इनवर्स लैम्डा ए -2i। ठीक है जी। अगर मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन करूं प्री मल्टीप्लीकेशन, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्री मल्टीप्लीकेशन, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। क्लियर। तो अगर मैं इसका प्री मल्टीप्लीकेशन करूं तो देखो ए इनवर्स ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटू ए, तो ए इनवर्स इंटू ए ये क्या हो जाएगा आई, तो ये हो जाएगा आई इंटू ए, तो ये क्या हो जाएगा आई इंटू ए के बराबर इज इक्वल्स टू लैम्डा बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा -2 इंटू ए इनवर्स इंटू आई। अब बेटा आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद होंगी, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। ए इनवर्स और ए का मल्टीप्लीकेशन होता है वो आई के इक्वल होता है, या ए इनवर्स इंटू ए। आई को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करे तो वो वही मैट्रिक्स दे देगा जिसके साथ भी वो मल्टीप्लाई है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। आई को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कराओ ए आएगा, तो ए इनवर्स इंटू ए आई के इक्वल होगा, -2 इंटू ए इनवर्स, तो ये ए इनवर्स। अब बेटा ये माइनस वाले को उधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 2 इंटू ए इनवर्स इधर आ गया, पॉजिटिव हो जाएगा, लैम्डा इंटू आई एज इट इज, और ए इधर आ जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू क्या है दोस्तों, लैम्डा की वैल्यू क्या है 1 है, तो यानी कि 2 इंटू ए इनवर्स जो है वो किसके इक्वल आ गया, आई, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 1 है -a। अब यहां पे हमने ए इनवर्स को फॉर्मूले से नहीं निकाला, एडजॉइंट वाले फॉर्मूले से, क्योंकि उसने बोला है कि पहले इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, उसके बाद इस मतलब लैम्डा की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन का यूज करके, उसके बाद ए इनवर्स को। तो इसमें कभी भी अगर आपके पास ऐसा आता है तो वहां पे आप फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, ठीक है जी। अच्छा अब आपके पास क्या है 2a इनवर्स, तो 2a इनवर्स, आई क्या है बेटा, आई है आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स 0 1 1 2। ए क्या है बेटा, ए ये है, ए ये है, तो 3 4 -2 -2, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू ए इनवर्स जो होगा वो हो जाएगा बेटा 1 में से 3 गया -2, 0 में से माइनस +2, 0 -4 -4, 1 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है जी। तो ए इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा हाफ ऑफ -2 -4 2 और 3, ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। क्या -2 -4 2 और 3,
-2 -4 2 और 3, ठीक है जी। तो ऐसे आप अपने इन सवालों को सॉल्व करोगे। एक और सवाल इसी के जैसा, कहते हैं फाइंड ए इनवर्स एंड प्रूव दैट दिस, यानी कि अभी भी आपको पहले एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, उसके बाद ए इनवर्स निकालना है। इसमें ए इनवर्स को फॉर्मूले से नहीं निकालना है, फॉर्मूले से नहीं निकालना है। अगर सिर्फ सवाल इतना होता कि ये एक मैट्रिक्स है, फाइंड ए इनवर्स, तो आप ए इनवर्स निकालते फॉर्मूले से। लेकिन इसने क्या बोला है कि ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो और फिर उसके बाद ए इनवर्स निकालो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात है? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने ऐसी इक्वेशन मैट्रिसेस में सॉल्व करना सीखा था, क्या है 1 2 2 है ना, 2 1 2 2 2 1, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है इसी के साथ, तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो जब मैं इसको इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर जो होगा वो मेरे पास कुछ ऐसा सा बनेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 4 9, ठीक है, 2 2 और 2 8, तो ये ऐसा सा कुछ बन जाएगा, 8 9 8 8 8 9। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करके। अब आपके पास इक्वेशन क्या है? आपके पास इक्वेशन है बेटा ये, आपके पास इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है ये क्या, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू पे ये सब्सटीट्यूट कर दो, 9 8 8 8 9 8 और 8 8 और 9, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -4a, 4 इंटू ए, 4 इंटू ए से 4 को मल्टीप्लाई कराओ, 4 8 8 8 4 8 8 8 4 प्लस 5 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करा दो, 0 5 0। ऐसे सवाल आपने मैट्रिसेस में किए हुए हैं, इसलिए मैं मतलब इस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, है ना। इसीलिए मैंने बोला था मैट्रिसेस पहले पढ़ लेना। अब देखो 9 -4 5 और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 0, 8 में से 8 गए, यहाँ पे भी हो गया 0, 8 में से 8 गया 0 0 0 0 0 0 0, पूरा ये आ जाएगा। तो यानी कि ये प्रूव कर दिया हमने, वो नल मैट्रिक्स के बराबर है। अब मेन चीज जो थी वो यहाँ पे थी कि आपके पास आपको क्या निकालना है बेटा, आपको 4 इंटू ए -5 इंटू आई, आपको क्या निकालना है बेटा, आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स कैसे निकालोगे? मान लो मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा ऐसा इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये तो हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए, ए इनवर्स इंटू ए, मतलब ये था ना ए इनवर्स इंटू ए, तो ये ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई, तो आइडेंटिटी इंटू ए। फिर ए इनवर्स को 4 ए से मल्टीप्लाई कराओगे, ए इनवर्स इंटू ए, तो यहां पे क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो ए इनवर्स ही आएगा, ये 0 के बराबर। इसको उधर भेज दो तो ये क्या है, आइडेंटिटी इंटू ए, आइडेंटिटी इंटू ए क्या हो जाएगा, ए के ही इक्वल, -4 इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए इनवर्स। अब बस बेटा सॉल्व कर लो, मतलब देखो ए क्या है, ए है आपके पास ये 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है, -4 आइडेंटिटी यानी कि 4 0 0 0 4 0 0 0 4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए इनवर्स, 5 इंटू ए इनवर्स, 5 इंटू ए इनवर्स, ठीक है जी। ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो 1 से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा, 1 से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा, 1 से अगर मैं 4 को माइनस करूंगा तो -3 हो जाएगा। 2 से 0 को माइनस करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 0 को माइनस करूंगा तो 2 हो जाएगा, 2 - 0 तो 2 हो जाएगा, 1 - 4 करूंगा तो -3 हो जाएगा, और 2 - 0 करूंगा तो 0 हो जाएगा, 2 - 0 करूंगा तो 0 2 हो जाएगा। अच्छा 2 - 0 0 नहीं 2 होता है, 2 - 0 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 - 4 करेंगे तो -3 हो जाएगा, और ये 5 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो 1/5 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कभी अगर ऐसा कोई सवाल -3 2 2 -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3 2 2 -3, ठीक है जी, ये ए इनवर्स, ठीक है, ठीक है। चल
अब आपके पास एक और बहुत प्यारा सा सवाल है, एनसीईआरटी में भी ये सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ये सवाल है। कहता है कि एक मैट्रिक्स है 2x2 की, फाइंड द नंबर्स ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए इनवर्स भी निकालो। तो सबसे पहले तो बेटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब ए इनवर्स आप निकाल लोगे, ये ए इनवर्स है, ए इनवर्स अब आप निकाल लोगे। तो मैं बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल के दिखा दूंगा आपको। तो 3 1 2 1 ये है आपके पास, ठीक है। ए स्क्वायर अगर मैं करूं तो 3 1 2 1 3 1 2 1, ठीक है जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9, 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, 9 और 2 11, तो 3 2 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर। अब बेटा आपको बस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर क्या है बेटा? आपके पास आ गया 11 8 4 3, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या है? ए। इससे ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3a 2a a प्लस a प्लस b इंटू आई। b इंटू आई का मतलब क्या है? b0 0 b इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स यानी कि 0 0 0 0, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो 11 + 3a + b ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अगर मैं 3a + b की वैल्यू देखूंगा तो वो क्या हो जाएगा? -11 के बराबर हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन क्या है? कोई भी इक्वेशन 4 + a, इनको 4 + a + 0 = 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। उस -4 को अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ, -4 + b, मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसे ही करो आप, है ना। इस इक्वेशन को देख लो आप, अब इस इक्वेशन को देख लो, 8 + 2a, अच्छा यहाँ से तो a ही आएगा शायद, 3 + a + b, अच्छा इक्वेशन सॉल्व ही करनी पड़ेगी शायद, चलो कोई नहीं। तो ये आ जाएगा -4 + b इज इक्वल्स टू -11, तो ये हो जाएगा -12 + b इज इक्वल्स टू -11, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? -12 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 1, है ना। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो -4 3 ठीक है +1, ठीक है। तो a और b की वैल्यू निकाल दी। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। इक्वेशन मतलब इनवर्स निकालना, तो वो आप आराम से निकाल लोगे। इनवर्स निकालोगे तो ये आपका आंसर आ रहा होगा। मैच कर लेना, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना यही आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है जी। चलो, तो ये आपके पास बेटा कुछ सवाल थे। एडजॉइंट का इनवर्स, मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट फॉर्मूले का यूज करके भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हमने लगभग अपने इस चैप्टर में सभी चीजें पढ़ ली है, सभी चीजें, बस 1 2 चीजें रह गई। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स, सारी चीजें पढ़ ली। बस सिस्टम ऑफ इक्वेशन रह गया और कुछ प्रॉपर्टीज रह गई है, कुछ प्रॉपर्टीज। तो यहां पे प्रॉपर्टी बेस्ड आपके पास कुछ सवाल पूछ लेता है, वो आपके पास 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। उसके लिए आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या? पहली वाली प्रॉपर्टी तो हो गई थी, अगर मैं किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, उसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं। जैसे मान लो मेरे पास है कोई ये, ठीक है, इसका मतलब जिस भी k से अगर मैं किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, उसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं, तो वो किसके बराबर होगा? k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहां पे n क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। a इंटू बी का डिटर्मिनेंट, a डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ये तो हम पढ़ चुके थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यानी कि ए के डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना है तो ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1 इसके बराबर होगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ए बी के होल इनवर्स का फॉर्मूला होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। प्रॉपर्टीज याद रखना, सारी चीजें वो देगा। जैसे 1 2 सवाल अगर मैं करके दिखाऊं, ऐसे सवाल पूछेगा, क्या कहेगा? ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एन की वैल्यू कितनी है? 3, ऑर्डर कितना है? 3, ये निकाल लो। डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है कितना? 3,
तो आपको निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट कितना है 3, n कितना है 3 -1 यानी कि 3 -1 यानी कि 3 की पावर 2 यानी कि 9 आ जाएगा आंसर। क्लियर, ठीक है। इसको देखो, कह रहे हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3, जिसका ऑर्डर कितना है 3। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है कितना 64, आपको ए का डिटर्मिनेंट निकालना। तो अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है, ए के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए के डिटर्मिनेंट का पावर n-1, तो ये दिया गया है 64, ये हो जाएगा आपके पास 3 -1, तो 64 इज इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। अब अगर मुझे ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 64 हो जाएगा प्लस माइनस के साथ। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बेटा, +-8 हो जाएगा, +-8। क्लियर। मान लो इसके ऊपर और सवाल देखो, मान लो यही सवाल था आपके पास, क्या था कि कहाँ गया वो, ये सवाल, ठीक है। मान लो ए का डिटर्मिनेंट आपको दे दिया गया है 3, ए का डिटर्मिनेंट आपको दे दिया गया है 3, एन जो है आपके पास 3 है। अब मैं निकालना चाहता हूं 4 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो क्या फॉर्मूला पड़ा है, के इंटू ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है बेटा, के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, यही फॉर्मूला है ना। देखो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट, के की पावर n इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तो बस k की पावर n, k क्या है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 4, ऑर्डर क्या है 3, ऑर्डर क्या है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 3, तो बस 64 इंटू 3 हो जाएगा। तो 4 3 12 को 2 1 कैरी, 6 3 18 19। ठीक है जी। तो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए आपके पास प्रॉपर्टीज के ऊपर, बस प्रॉपर्टी का यूज करो और सॉल्व करो इसको। क्लियर। चलो जी, अब हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे। उससे पहले मैं ना एक काम करता हूं, इससे पहले ना एक दो प्रॉपर्टीज और है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। वो ये आपके पास एनसीईआरटी में नहीं है, ये प्रॉपर्टीज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है। पहले हुआ करता था किसी जमाने में ये एनसीईआरटी में, बट अब हट गया। बट सीयूईटी जैसे एग्जाम्स में ये पूछ लेता है और ये डिटर्मिनेंट को बहुत ईजी कर लेता है। कैसे, अभी देखो जैसे क्या कहते हैं अगर दो रोज या कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। कहीं पे अगर दो रोज या कॉलम सेम है, जैसे मान लो आपके पास है 1 2 1 1 2 1 3 4 5, दो रोज सेम है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर दो रो या कॉलम को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सेम ही होगा। मतलब आपके पास ये है 1 2 1, डिटर्मिनेंट सेम होगा 1 2 1 और 1 3 5 और 2 4 6 मान लो ये है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैंने क्या किया, रो 1 में चेंज किया और रो 1 में क्या चेंज किया, रो 1 के साथ रो 2 के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। तो क्या चेंज हुआ, रो 1 में चेंज हुआ, रो 1 में क्या चेंज हुआ, रो 1 के एलिमेंट को रो 2 के एलिमेंट के साथ ऐड कर दिया। तो 1 + 1 2, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। रो 1 के एलिमेंट को चेंज किया है बस, बाकी किसी को चेंज नहीं किया है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि आप कोई भी दो रोज या कॉलम्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आंसर सेम ही रहेगा। तो ये बराबर होते हैं। पहले ये प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, अब हटा दी, पता नहीं क्यों, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज थी। किसी रो से कोई भी एलिमेंट आप कॉमन ले सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास है 2 4 6 और 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं फर्स्ट रो में देखूं तो तीनों से 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या मैं तीनों से 2 कॉमन ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो मैं अगर कोई एलिमेंट तीनों रोज से कॉमन आ रहा होगा तो मैं कॉमन भी ले सकता हूं, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा। अब इन दोनों रोज, अब दोनों देखो सेम हो गई, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू डिटर्मिनेंट कितना है 0, क्योंकि दोनों रोज सेम है तो डिटर्मिनेंट 0। इसके ऊपर 2 सवाल मैं आपके पास लेकर आया हूं। आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए मैं 2 सवाल करा लेता हूं, बाकी मतलब आप देख लेना। ठीक है जी। तो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपको इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल सी कहानी है। डिटर्मिनेंट को अगर मैं देखूं, तीसरी रो को देखो,
क्या इससे कुछ कॉमन आ रहा है? अगर मैं 3x कॉमन ले लूं, अगर मैं तीसरी रो से, पहली और दूसरी से कुछ नहीं किया मैंने, और लिखना भी नहीं होता, ये लिखना भी नहीं होता है कि कहां से कॉमन लिया, बस आप कॉमन ले लेना, एग्जामिनर समझ जाएगा। वैसे तो मतलब एग्जाम में ऐसा आता नहीं है, इनको यूज नहीं कर सकते आप, तो ये 2 3 4 बच जाएगा। 3x कॉमन लिया 2, 3x कॉमन लिया 3, 3x कॉमन लिया 4, ठीक है, तो ये 3x एज इट इज। और उसके बाद बेटा अगर मैं इस रो को और इस रो को देखूं तो सेम है 0, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना इजी हो गया डिटर्मिनेंट निकालना इन प्रॉपर्टीज का यूज करके। अब जैसे ये सवाल है, इसको अगर आप डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करोगे तो आप कर सकते हो इसको, है ना, वैसे करोगे कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज का यूज करोगे तो देखो कैसे करोगे। अगर मैं इसमें फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन ले लूं, सेकंड कॉलम से बी कॉमन ले लूं और थर्ड कॉलम से सी कॉमन ले लूं। मैंने क्या किया, फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन लिया तो यहां पे बचा ए, यहां पे बचा बेटा बी, यहां पे बचा बेटा सी। सेकंड रो से बी कॉलम ले लिया तो यहां पे बचा बेटा ए, यहां पे बचा बेटा माइनस बी और यहां पे बचा बेटा सी। थर्ड रो से सी कॉमन ले लिया तो यहां पे बचा बेटा ए, यहां पे बचा बेटा कितना बी और यहां पे बचा माइनस सी। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अच्छा, अब क्या मैं फर्स्ट रो से ए कॉमन ले सकता हूं, एक ए तो पहले से था, एक और ए बाहर आ गया तो ए स्क्वायर। सेकंड रो से क्या मैं बी कॉमन ले सकता हूं, बी स्क्वायर हो गया। थर्ड रो से क्या मैं सी कॉमन ले सकता हूं, सी स्क्वायर आ गया। तो अब मेरे पास क्या बचेगा, यहां पे 1 क्योंकि ए भी बाहर आ गया, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1। सेकंड रो से मैंने बी कॉमन ले लिया था तो यहां पे 1, यहां पे -1, यहां पे 1, यहां पे सी कॉमन ले लिया 1 1 1 -1। अब ये मैट्रिक्स है बेटा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी आप करते हो, जैसे भी निकालते हो एक्सपेंशन मेथड से। 4 आ जाएगा, इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे 4 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 × a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। सिंपल। तो प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटर्मिनेंट निकालना काफी ज्यादा सिंपल मेथड होता है ना। अब आपके पास बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सॉल्विंग द इक्वेशन। देखो अब आपके पास क्या है कि इक्वेशंस वो देगा, मैट्रिक्स फॉर्म में उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर वहां से उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। ये इस पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से आपके पास सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि सवाल आए, और सवाल आएगा तो 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। सवाल कैसा आएगा, जैसे मान लो आपके पास 3 इक्वेशंस वो दे देगा, जनरली वो आपके पास 3 इक्वेशंस ही देगा, 3 से ज्यादा, क्योंकि हमने मैट्रिक्स पढ़ा नहीं है। 2 इक्वेशंस दे सकता है बट 3 नहीं, 3 से ज्यादा नहीं, ठीक है। एक इक्वेशन है बेटा a1x + b1y + c1 d1 के बराबर, a2x + b2y + c2 d2 के बराबर, a3x + b3y + c3 d3 के बराबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक मैट्रिक्स बनानी है A, जो कि किसकी होगी बेटा, कोएफिशिएंट्स की। किसकी, कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स होगी। कोएफिशिएंट्स क्या है, a1 a2 a3, a1 a2 a3, b1 b2 b3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनानी है बेटा आपको x किसकी मैट्रिक्स होगी बेटा, वेरिएबल, जो वेरिएबल इसमें यूज है, कौन से वेरिएबल है, x y और अरे c1 के साथ z, c2 के साथ z, c3 के साथ z, ठीक है, x y और z, ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स है आपके पास। एक मैट्रिक्स बनानी है बेटा आपको बी मैट्रिक्स कौन सी होगी, जो यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट्स हैं, जो यहाँ पे ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है, d1 d2 और d3। तो आपने 3 मैट्रिक्स बना दी, एक कोएफिशिएंट की, एक वेरिएबल की और एक कांस्टेंट्स की। अब अगर मैं यहां पे देखो कोएफिशिएंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, कोएफिशिएंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, कोएफिशिएंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू के उस साइड क्या है, कांस्टेंट। तो कोएफिशिएंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू के उस साइड क्या है, कांस्टेंट। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपके पास ये d1 d2 d3 जीरो नहीं है, तो ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और अगर ये आपके पास जीरो हो जाए तो ऐसी इक्वेशन को बोला जाता है होमोजीनियस इक्वेशन। अपने सिलेबस में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना हमने नहीं करना है, मतलब हमें नहीं करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता बट हमें नहीं करना, हमें सिर्फ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या रहेगी, a × x = b के बराबर।
अगर बेटा मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं प्री मल्टीप्लीकेशन, तो ये तो हट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है बेटा, जो फॉर्मूला हमने एडजॉइंट वाला पढ़ा था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, वो फॉर्मूला अब यहां पे यूज होगा। यहां पे आप सॉल्व करोगे इसको, मतलब निकालोगे इसका इनवर्स निकालोगे। अब बेटा कुछ चीजें और समझो, अगर किसी दिन आपका ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तो बेटा इस इक्वेशन को बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन, और ये हो जाती है बेटा आपकी कंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर ये आ गया तो डायरेक्ट 5 मार्क्स का आपके पास ऐसा सवाल बन जाता है। ठीक है जी, यहां से अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो ऐसे कैसे सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, यूनिक सॉल्यूशन। क्लास 10th में पढ़ा था ना, यूनिक, पैरेलल, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। अच्छा, अगर बेटा किसी दिन ये डिटर्मिनेंट 0 बन जाए तो दो केसेस बनेंगे। पहला केस क्या, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी है, अगर ये भी 0 के बराबर है, डिटर्मिनेंट भी 0, ये भी 0, तो उस केस में बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे, और इस इक्वेशन को भी क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट इक्वेशन बोला जाता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट 0 है लेकिन इनका प्रोडक्ट 0 नहीं है, तो उस केस में नो सॉल्यूशन का केस बनेगा, और वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस हो जाते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हो जाते हैं। ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं, उससे पिक्चर पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी, पूरी की पूरी क्लियर। सीबीएसई 2019, 20 और 2024 में ये सवाल आया था। मैं बस इसके ऊपर आपको एक सवाल कराऊंगा। अब आपको बस 2 सवाल करने, एक ये वाला सवाल, एक केस स्टडी क्वेश्चन है, बस उसके बाद ये चैप्टर खत्म। एक सवाल कराऊंगा, उससे आप सारे के सारे सवालों का पैटर्न समझ जाओगे। ऐसा कोई सवाल आएगा तो कैसे करना है, देखो। आपके पास कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है और उसने पहले बोला है कि इसका ए इनवर्स निकालो, पहले ए इनवर्स निकालो, हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और उसके बाद इस इक्वेशन के ये जो सिस्टम दे रखा है इक्वेशन का, इसको सॉल्व करने को बोल रहा है। तो बाबू सबसे पहले ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए बेटा आपको किस चीज की जरूरत है, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए बेटा आपको किसकी जरूरत है, कोफैक्टर्स की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, कोफैक्टर्स कैसे, C11 कैसे निकालोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दो, 4 3 -12 प्लस कितना हो जाएगा ये, -6, सॉरी प्लस नहीं, माइनस ऑफ -6, तो ये हो जाएगा -12 + 6 यानी कि -6 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं C12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दो, 4 2 8, -8 हो जाएगा। ठीक है, और 4 2 8 और 3 2 -6, तो ये हो जाएगा आपके पास -14 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर आपके पास आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 2 -6, 3 3 9, तो ये हो जाएगा -15। ठीक है जी। फिर उसके बाद बेटा आप लोग निकाल लो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अभी हम कोफैक्टर्स नहीं निकाल रहे, अभी हम माइनर्स निकाल रहे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हाँ ठीक तो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा 2 × -4 -8 और -+9 यानी कि -9, ये भी हो जाएगा -15 नहीं -17। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -4 -9 +9 5। सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो -3 और -6, -9। ठीक है, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 + 9 13 है ना। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम है ना, 2 1 × 2 2 और माइनस प्लस हो जाएगा 2 + 6 यानी कि 2 + 6 8 हो जाएगा। फिर थर्ड रो
थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी कि 3 और 2 सॉरी 3 माइनस 4। ठीक है जी। तो अब अगर मैं कोफैक्टर्स निकालूंगा, है ना, अभी ये माइनर्स निकले, देखो यहां पे क्या है, सम क्या है इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। सम क्या है ऑड, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। सम क्या है इवन, 1 + 3 क्या है 4, तो साइन चेंज नहीं होगा। 2 + 1 क्या है 3, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। 2 + 2 क्या है 4, साइन चेंज नहीं होगा। 2 + 3 क्या है 5, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 3 + 1 4, साइन चेंज नहीं होगा। 3 + 2 5, साइन चेंज हो जाएगा। 3 + 3 6, साइन चेंज नहीं होगा। अब बेटा अगर मैं एडजॉइंट निकालने का इच्छुक हूं, अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये जो कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स आप बनाओगे, यानी कि ये जो कोफैक्टर्स वाली आप मैट्रिक्स बनाओगे, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। यानी कि जैसे ये -6 था, फिर उसके बाद क्या आएगा C12, यानी कि यहाँ पे 14 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा बेटा -15 आएगा, -15, फिर यहाँ पे आएगा बेटा कितना +17, फिर क्या आएगा बेटा 5 आएगा, फिर क्या आएगा बेटा 9 आएगा। ठीक है, और 2 3, फिर 3 में 13 -8, 13 -8 और -1, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, तो एडजॉइंट ऑफ ए आप लोग बोल सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है मेरे पास वो कितना है, -6 14 और -15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 5 और 9, और ये हो जाएगा आपके पास 13 -8 और -1। तो ये आपके पास क्या है ये आपके पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर, एडजॉइंट निकल गया। उसके बाद बेटा आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, इनवर्स भी निकालना है। इनवर्स कैसे निकालोगे, इनवर्स कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स थी, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट आप यहां ऊपर ही निकाल लो। डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को -6 से मल्टीप्लाई कराओगे -6 आएगा। ठीक है, फिर 2 को +2 को मल्टीप्लाई करा दो किससे, 14 से, कोफैक्टर से। फिर -3 को मल्टीप्लाई करा दो किससे, -3 को मल्टीप्लाई करा दो किससे, -15 से। तो ये हो जाएगा -6 + 28, 14 2 28 + 45, तो ये हो जाएगा 22 + 45, यानी कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया 67। डिटर्मिनेंट आ गया 67। तो ए इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 1/67 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि -6 14 -15, ठीक है, 17 5 9 13 -8 और -1। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया ए इनवर्स, ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। अब भैया ए इनवर्स भी निकाल दिया, ए इनवर्स भी निकाल दिया। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसने पहले बोला ये एक मैट्रिक्स है, ए इनवर्स निकालो, फिर उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, तो अगर मेरी जो ए मैट्रिक्स बनेगी बेटा, ए मैट्रिक्स बनेगी, वो कैसी बनेगी, इनके कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 3, 1 2 3, 2 3 -3, 2 3 -3, ठीक है, -3 2 -3 2 और -4। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये मेरी ए मैट्रिक्स बन गई। एक्स मैट्रिक्स क्या है बेटा, वेरिएबल्स की है। वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। और उसके बाद बेटा कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है बेटा आपके पास, कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है, -4 2 और 11। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे को पता है कि x = a इनवर्स इंटू बी होता है, a इनवर्स इंटू बी होता है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये जो मैट्रिक्स है आपके पास, ये जो मैट्रिक्स है ये वाली, इसका a इनवर्स निकालना पड़ेगा, इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे, वो मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स a आपको दी गई है, ये सेम ही तो है, 1 2 -3 2 3 2 3 3 -4 3 नहीं, हाँ, -3 -3 और -4
सेम ही तो है मैट्रिक्स, सेम ही तो है। यानी कि जो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स था, जो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स था, वही इसका इन्वर्स होगा। तो यानी कि ये जो x है, x y और z, ये जो x है बेटा, ये आपके पास क्या होगा 1/67 इंटू एडजॉइंट मतलब इन्वर्स। इन्वर्स क्या है, ए इन्वर्स क्या है, -6 14 -15 और क्या है 17 5 और 9 और क्या है बेटा 13 -8 और -1, ये है। ये क्या है बेटा आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, बी से। बी क्या है बेटा, बी है आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है, -4 2 और 11। बस बेटा बस, अब इसको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 1/67 इंटू -6 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे 24 आएगा। 17 टू ज़ा 34 प्लस 13 को 11 से मल्टीप्लाई कराओगे 143 बन जाएगा। 14 4 ज़ा -56, 5 टू ज़ा +10 -88, 15 4 ज़ा 60 प्लस 9 टू ज़ा 18 और -11। सॉल्व करो 1/67 ये हो जाएगा 24 34 143 24 34 24 और 34 भी। तो 8 और 3 11 को 1 कैरी, 4 और 4 8 और 2 10 को 0, 1 कैरी 201। तो ये आ जाएगा 201। फिर बेटा आपके पास क्या है -78 और -56 दोनों को ऐड करो। 8 और 6 14 को 4, 1 कैरी, 7 और 5 12 12 और 1 13, -134 हो जाएगा, -134 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 11 माइनस करोगे 7 तो 67 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इन्हें सॉल्व करूं 67 से कट करोगे ये 3 पे कटेगा, ये शायद 2 पे कट करेगा और ये 1 पे कट करेगा, है ना। 67 3 7 2 14 1 कैरी। ठीक है जी, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, y की वैल्यू आ गई आपके पास -2 और z की वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो हो जाएंगे 3 -2 और 1। ये सवाल आपके पास 5 मार्क्स का आता है, और भगवान से यही दुआ करना कि आपके पास यही मतलब ऐसा सवाल जरूर आए, क्योंकि बहुत इजी है, सभी क्वेश्चंस में ऐसा ही है। जैसे आप मान लो आपके पास कभी कभार वो ऐसा सवाल दे देता है, कभी कभार वो ऐसा सवाल दे देता है, कैसा, ऐसा सवाल दे देगा, ऐसा सवाल दे देगा इक्वेशन की फॉर्म में। तो आपको सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करना है। वर्ड प्रॉब्लम है, ये कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, 3 नंबर्स है, तो आप बोलोगे लेट 3 नंबर्स बी x y और z, x y और z है, और इन तीनों नंबर्स का जो सम है x प्लस वाई प्लस z वो कितना है बेटा, वो कितना है 6 है। इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाई 2, अगर मैं थर्ड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि z को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड ऐड टू द फर्स्ट नंबर, और इसमें फर्स्ट नंबर को ऐड कर दूं, ऐड टू द फर्स्ट नंबर, द रिजल्ट वी गॉट 7। तो रिजल्ट जो मिलेगा मुझे वो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। द फर्स्ट नंबर, अब उसके आगे क्या कहता है, बाई एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर टू द सेकेंड और थर्ड नंबर को अगर मैं ऐड करता हूं किसके साथ, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है 12। तो ये बन गई आपके पास 3 इक्वेशन। क्या बोला कि 3 नंबर से तीनों नंबर्स का सम कितना है 6। अगर मैं फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर के 2 टाइम्स के साथ ऐड करूंगा तो 7 मिलेगा, सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करूंगा किसके साथ, फर्स्ट नंबर के 3 टाइम्स के साथ, तो 12 मिलेगा। बस ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करो। तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी आपके पास, ए मैट्रिक्स होगी कोएफिशिएंट की, x का कोएफिशिएंट 1, दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, तीसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 1, दूसरी इक्वेशन में y है ही नहीं तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, तीसरी में 1, ये चौथी में इसमें z का कोएफिशिएंट 1 2 और 1, ये a। b क्या है आपके पास कांस्टेंट 6 7 और 12, x क्या है वेरिएबल वाली मैट्रिक्स, तो
वेरिएबल क्या है, एक्स वाई और जेड। बस बेटा क्या है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। तो पहले ए इनवर्स निकालो, कैसे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मैं अब नहीं निकालूंगा, मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, सब में सेम है, सब में सेम है, इसको b से मल्टीप्लाई कर देना, बस x, y और z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। मैच कर लेना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यस और नो में आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं, क्या आपका आंसर सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है जी, चलो एक और सवाल आपके पास। कभी कभार वो इस तरीके से पूछ लेता है इसको, कभी कभार वो इस तरीके से पूछ लेता है। ये इक्वेशन दे दी है, जब वेरिएबल फ्रैक्शन में हो आपको क्या करना है, आपको बस ये कर लेना, आपका वेरिएबल ऊपर लाना है। लेट 1 अपॉन एक्स को आप a मान लो, 1 अपॉन वाई को आप b मान लो, और 1 अपॉन z को आप क्या मान लो बेटा, c मान लो। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, 4x 4a माइनस 6b प्लस 5c इज इक्वल्स टू 1। और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, 6a प्लस 9b माइनस 20c इज इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगी, है ना। तो ये आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेंगी, ये आपके पास इक्वेशंस कुछ इस तरीके से बनेंगे। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात। अच्छा, अब एक और चीज को समझो, जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो जो आपकी ए मैट्रिक्स होगी बेटा वो क्या होगा बेटा, ए के कोएफिशिएंट्स, ए के 2 4 6, बी के कोएफिशिएंट 3 माइनस 6 9, और सी के कोएफिशिएंट 10 5 और माइनस 20। ये हो गए एक्स, यानी कि वेरिएबल। वेरिएबल क्या है बेटा आपके पास, ए बी और सी, ए बी और सी आपके वेरिएबल है। और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है बेटा आपके पास, बी। बी क्या है बेटा आपके पास, 4 1 और 2। बस अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी, मैं नहीं करूंगा आप खुद करोगे, तो यहां से आपके पास बेटा ए बी और सी की वैल्यू आएगी, ए बी और सी की वैल्यू आएगी। अब उस ए बी और सी की वैल्यू से आपको a इज इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन एक्स है, वहां से x की वैल्यू b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई है उसकी वैल्यू, और c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z की वैल्यू। तो इस इक्वेशन में x y और z की वैल्यू कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। या सारी मेहनत हम ही करेंगे तो तुम लोग क्या करोगे, कुछ तुम्हें भी तो करना है। तो x y और z की वैल्यू कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है जी। चलो अब ये आखिरी सवाल है आपके पास आज के इस सेशन का, जो कि है एक वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम या फिर केस स्टडी भी बोल सकते हो। ऐसा एक केस स्टडी सवाल आपके पास आ सकता है। क्या कहता है, अब्दुल थ्रू अ बास्केटबॉल इन द डायरेक्शन ऑफ बास्केट हुप विच ट्रेवर्स्ड अ पैराबोलिक पाथ इन अ वर्टिकल प्लेन शोन बिलो। कह रहा है कि भैया ये अब्दुल है, अब्दुल बास्केटबॉल को इस तरीके से बास्केट हुप में फेंकने की कोशिश करता है, और जिसका पाथ कुछ कुछ ऐसा है, कुछ कुछ ऐसा है, ये पाथ दे रखा है। अब ये यहां जाएगा या नहीं जाएगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ द पाथ इज दिस, इस पाथ की जो इक्वेशन है, ये जो बॉल जिस इक्वेशन के साथ जा रही है वो ये दे रखी है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, इसकी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। With respect to xy coordinate system in a vertical plane, the ball travels through the point 10, 16। ये जो बॉल है ना बेटा, ये इन पॉइंट्स से पास होती हुई जा रही है, 10, 16 से पास होती हुई जाएगी। दूसरा एक और पॉइंट दे रखा है आपको कितना, 20, 22, 20, 22, और तीसरा एक और पॉइंट आपको दिया गया है कितना, 30, 25, 30, 25। ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। ये जो बॉल के 3 पॉइंट दे रखे, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। अब जब 3 पॉइंट्स दे रखे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, पहले वाले केस में x की वैल्यू क्या है 10, और y की वैल्यू क्या है 16। तो एक इक्वेशन बनेगी आपके पास 16 इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, यानी कि 100a प्लस 10b प्लस सी हमें पता नहीं, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 22। दूसरी इक्वेशन में y कितना है 22 और x कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर 400a प्लस 20b प्लस सी
ठीक है जी। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा 25, y की वैल्यू कितनी है 25, x की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, 900a प्लस 30b प्लस c। तो ये तीन इक्वेशंस आपके पास क्या है बन गई, ये तीन इक्वेशंस क्या है आपके पास बन गई। इन तीन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो वहां से आपके पास a b और c की वैल्यू आएगी, a की कुछ वैल्यू आएगी, b की कुछ वैल्यू आएगी और c की कुछ वैल्यू आएगी। तीन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है बेटा, आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हमने अभी पढ़ा है ना, कि x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इनटू b, उससे सॉल्व करोगे। मैं नहीं करूंगा, है ना, अब ये इतना आप है ना कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास बेटा a की कुछ वैल्यू आएगी, b की कुछ वैल्यू आएगी और c की कुछ वैल्यू आएगी। क्लियर है, a की b की और c की कुछ वैल्यू आ गई। लेकिन आगे क्या बोलता है, द बास्केटबॉल हुप इज एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 70 फीट फ्रॉम अब्दुल एंड द हाइट ऑफ द बास्केटबॉल हुप इज 10 फीट फ्रॉम द फ्लोर एज रिम, डिड द बॉल सक्सेसफुली गो थ्रू द हुप। कह रहा है कि भैया अब्दुल इससे बास्केटबॉल से 70 फीट दूर है और इस बास्केटबॉल की जो हाइट है वो कितनी है 10 फीट। यानी कि अगर बॉल को इस पॉइंट पे आना है, मतलब इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू 70 है और y कितना है 10 है। x की वैल्यू भैया 70 है और y कितना है 10 है, यहां से 70 है और 10 है ना। अब अगर वो बॉल यहां पे आएगी, अगर वो बॉल यहां पे आएगी तो बेटा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करेगी, तभी तो वो बॉल यहां पे आएगी जब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यानी कि भैया अगर बॉल यहां पे आएगी तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो अगर मैं यहां से y निकालूं x की जगह पे 70 रख के, 70 का स्क्वायर इंटू a प्लस 70 इंटू b प्लस c, है ना, तो y की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 10 आनी चाहिए। अगर 10 आएगी तो इसका मतलब वो इस बास्केट के अंदर जा सकती है बॉल, लेकिन अगर 10 नहीं आएगी तो बेटा वो कहीं और चली जाएगी, है ना। केस स्टडी क्वेश्चन है, ऐसे सवाल आते हैं। कितना प्यारा सवाल है ये, है ना। अब्दुल ने बॉल फेंकी, आप बताओ कि बॉल जाएगी या नहीं। डिटर्मिनेंट्स का यूज देख रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर बेटा ये कोऑर्डिनेट्स, जैसे ये इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई किया, इसको सेटिस्फाई किया, इसको सेटिस्फाई किया, तो बॉल का जो पाथ है अगर वो या तो इधर जाएगा कहीं या तो बॉल बास्केट के अंदर आएगी, तो बास्केट के अंदर अगर आएगी तो वो इसके कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं x की जगह पे 70 रखूंगा तो y कितना आना चाहिए 10, तभी वो सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं y 10 आता है या नहीं। ये हो जाएगा आपके पास 4900। a की वैल्यू बेटा अभी अभी हमने पीछे निकाली थी कितनी, -3/200, -3/200 प्लस 70 इंटू बी। बी की वैल्यू अगर मैं देखूं, बी की वैल्यू कितनी है 21/20, 21/20। और सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, सी की वैल्यू है 7, सी की वैल्यू है 7, ठीक है। अब अगर मैं 2 0 से 2 0 काट दूं, 1 0 से 1 0 काट दूं, तो इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस में 9 3 27 का 7, 2 कैरी, 4 3 12 और 1 13, -137/2 और 7 2 14, 147 होगा शायद ये भी, और 9 3 27 का 2, हाँ 147/2 प्लस 7। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। तो आपके पास बच रहा है कितना 7। ये आ रही है y की वैल्यू। ये इस इक्वेशन के हिसाब से अगर x को मैं 70 लूं तो y कितना आ रहा है 7 आ रहा है। इसका मतलब y क्या है 10 के बराबर नहीं आ रहा है। तो आप बोलोगे हेंस बॉल विल नॉट गो इनटू द बास्केट, बॉल बास्केट के अंदर नहीं जाएगी। सवाल को समझो कि भैया अगर वो इस बास्केट के अंदर जाती तो वो इस इक्वेशन इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई, यानी कि वो इसका पाथ फॉलो कर रहा है। ये जो पाथ है, ये जो इक्वेशन का पाथ है, वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बट वो इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो उस पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, वो तो किसी और पाथ पे जा रहा है बॉल।
ठीक है जी। चलो तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा आज के सेशन में। डिटर्मिनेंट्स के तमाम प्रकार के क्वेश्चंस हमने किए हैं। अब आप लोग अपना जो भी एनसीईआरटी कोई अगर रेफरेंस बुक यूज करते हो तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ और क्वेश्चंस की। बाकी दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन। टाटा बाय बाय।